न्यूक्लियर साइंटिस्ट की रहस्यमय डेथ्स के पार्ट 2 एपिसोड में आपका स्वागत है। 2008 से 2014 के बीच डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और उसके अंडर आने वाले इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे कुछ साइंटिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर्स और रिसर्चर्स की डेथ्स हुई। तो क्या ये डेथ्स नॉर्मल थी? ऑनेस्टली आत्महत्या के तो केसेस इतने सारे हैं कि मैं सबकी डिटेल्स में तो जा नहीं सकती, पर कुछ केसेस जो थोड़े अजीब हैं, आइए उन पे गौर करते हैं। कर्नाटका के कायगा एटॉमिक पावर में काम करने वाले एक सीनियर साइंटिस्ट एल महालिंगम जून 8, 2009 को अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, पर वो वापस कभी नहीं आए। 5 दिन बाद उनकी डिकम्पोज्ड बॉडी काली रिवर से निकाली गई। मौत का रीजन आत्महत्या करार किया गया और केस क्लोज कर दिया गया, पर आज तक उनकी फैमिली इस कंक्लूजन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। नवंबर 2009 में कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन में ही 20 वर्कर्स ट्राइटियम लेस्ड पानी पीने की वजह से बीमार पड़ गए। कुछ 90 वर्कर्स जिन्होंने सेम वाटर कूलर से पानी पिया था, उनका भी ट्रीटमेंट किया गया। थैंकफुली किसी की मौत नहीं हुई, पर वाटर कूलर में ट्राइटियम जैसे खतरनाक एलिमेंट को डालने की साजिश किसकी थी, ये कभी पता नहीं लग पाया। दिसंबर 2009 में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मॉड्यूलर लैब में काम करते हुए 2 यंग रिसर्चर्स उमंग सिंह और पार्थ बाग की एक मिस्टीरियस आग में जलकर मौत हो गई। ताज्जुब की बात तो ये थी कि उनके लैब में कोई भी इस तरह का इनफ्लैमेबल मटेरियल था ही नहीं, तो ये आग कैसे लगी उसका आज तक किसी को सही जवाब नहीं मिल पाया है। फेब 2010 में एम अय्यर, जो एक इंजीनियर थे बार्क में, वो अपने घर में मरे हुए पाए गए। बस इतना पता चला कि उनके सर पे इंटरनल हैमरेजिंग थी और उनके डेथ का रीजन अनएक्सप्लेन्ड करार किया गया। वहीं 2013 में के जोशी और अभी शिवम नाम के 2 इंजीनियर्स जो इंडिया के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत पे काम कर रहे थे, वो विशाखापट्टनम के रेलवे ट्रैक्स पे मरे हुए पाए गए। पुलिस को उनकी बॉडी पे ना कोई मार्क्स मिले, ना ही वो किसी ट्रेन के नीचे आए थे। पुलिस की कार्रवाई में ये पता चला कि वो कहीं और मारे गए थे और मरने के उपरांत उनको रेलवे ट्रैक पे छोड़ा गया था। ऐसे ही बहुत सारे सस्पिशियस सुसाइड केसेस हैं, जिनकी लिस्ट आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2010 में एक्टिविस्ट चेतन कोठारी के RTI क्वेरी फाइल करने पर DAE ने ये रिस्पॉन्स दिया कि उनके 32 सेंटर्स में 2005 से 2010 के बीच कुछ 197 एम्प्लॉइज ने सुसाइड कमिट किया था। साथ में DAE ने 2010 में इतने सुसाइड्स के चलते हर न्यू जॉब एप्लीकेंट को साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना मैंडेटरी बना दिया। फिर 2014 में शेखर बाबू, जो उस वक्त बार्क के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि इंडिया की रेट ऑफ सुसाइड है 20.9 पर 1 लाख। तो फिर 200 आत्महत्या 20 सालों के दौरान हुए, तो हमारे नेशनल सुसाइड एवरेज के हिसाब से ये नॉर्मल है। चलिए मान भी ले कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने आत्महत्या की है, पर डेफिनेटली आप और मैं यही सोच रहे हैं कि उन केसेस का क्या जो अभी भी इनकंक्लूसिव हैं। ये केसेस जिनमें डेथ का रीजन सुसाइड नहीं प्रूव हो पाया, उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या प्रॉपरली की गई है? कुछ केसेस के रिलेशन में पुलिस ने ये भी कहा था कि वारदात की जगह पे कभी भी कोई दूसरे सर्कमस्टेंशियल फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले, जैसे किसी ने वहाँ पे सफाई की हो। अब लाल बहादुर शास्त्री जी और होमी बाबा की मिस्टीरियस डेथ्स के बाद क्या ये पॉसिबल है कि आज भी USA का CIA हमारे देश के साइंटिस्ट्स के कत्ल करवा रहा है, जिससे हमारे देश की प्रगति पर रोक लग सके? अब ये देखिए, रिसेंटली तपन मिश्रा नाम के इसरो के एक्स सीनियर साइंटिस्ट ने ये खुलासा किया कि कोई 3 बार उनको पॉइजन करने की कोशिश कर चुका है आज तक, जिसमें पहली बार 2017 में उनके साथ ये हुआ जब अजीब सिम्टम्स फील करने की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जाके उनको पता लगा कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से उनको सिवियरली पॉइजन किया गया था। आई एम श्योर आपने R माधवन की अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी का ट्रेलर तो देखा ही होगा। ये फिल्म बेस्ड है नंबी नारायणन नाम के इंडियन रॉकेट साइंटिस्ट की लाइफ पे। ये फिल्म हमारे इस डिस्कशन के लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि 1994 की ये बात है, जब USA के टांग अड़ाने की वजह से इंडिया अपने खुद के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी और उसके लीड रॉकेट साइंटिस्ट थे मिस्टर नंबी नारायणन। त्रिवेंद्रम में 30 नवंबर 1994 में नारायणन जी को 3 पुलिस ऑफिसर्स ने उनके घर में घुस के उन्हें अरेस्ट किया
और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। वहां जाके उनको पता लगा कि उनपे इसरो के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स शेयर करने का आरोप लगा था और देखते ही देखते ये न्यूज़ पूरे भारत में फैल गई और जनता ने नारायणन जी को देशद्रोही करार कर दिया। उनको अपनी दलीलें पेश करने का मौका भी नहीं दिया गया था और 50 दिन जेल में बिताने के बाद और बहुत ही बुरे व्यवहार को झेलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उनको रिहा इसलिए किया गया क्योंकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के चलते उनके अगेंस्ट लगे सारे चार्जेस बेबुनियाद निकले। इनफैक्ट सीबीआई ने उनसे माफी भी मांगी। नारायणन सर आज तक ये केस लड़ रहे हैं और हर बार केस का कुछ नया पहलू निकल के आता रहता है। हमारे देश की डिफेंस कैपेबिलिटी और एनर्जी जनरेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का सारा श्रेय हमारी इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप और मैं अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तब ये साइंटिस्ट टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहे होते हैं। सवाल तो ये बनता है कि अगर इतने सुसाइड्स हो रहे हैं तो क्या कोई इनकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे रहा है? और अगर इनके कत्ल हो रहे हैं तो दूसरे देशों की तरह हमें भी अपने साइंटिस्ट को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा, जिससे ये खुलासा हो सके कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी की देखभाल और सुरक्षा के लिए किस तरह के पैरामीटर्स सेट किए गए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इन सारे केसेस को मीडिया के अटेंशन कभी नहीं मिली। तो गवर्नमेंट से मेरी यही होप है कि हमारे देश के बेस्ट माइंड्स का ढंग से ख्याल रखा जाए। आफ्टर ऑल हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी हमारे देश का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और हमारे लिए गर्व का स्रोत है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आऊंगी एक नए एपिसोड के साथ एक नई गुत्थी को सुलझाने। तब तक के लिए बाय बाय।